मेरे बच्चों, हमने ये 6th एंट्री भी यस्टरडे डिस्कस कर ली थी और अभी पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने कहा कि अगर हमने 2019 के एंड पर अंदाजा लगाया कि इस साल के पैसे जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं, इसमें से हमें 2 लाख रुपए 2020 में नहीं मिलेंगे, तो नुकसान को तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, बट क्योंकि अभी वो हुआ नहीं है और हम लगा रहे हैं अंदाजा, तो हमने उस अंदाजे में रखी हुई अमाउंट को किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया? अलाउंस फॉर बैड डेट। और फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स में रिकॉर्ड करने के बाद मेरे बच्चों, जब हमें 2020 के मार्च में कोर्ट से एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर सी, जिनसे आपने 2 लाख रुपए लेने थे, वो बैंकरप्ट हो गए हैं, वो पागल हो गए हैं, तो अब मैं कहूँगा अरे 2019 में ही शुक्र है मैंने नुकसान को अपने पास पहले से रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन मैंने मिस्टर सी का नाम अपने पास से 2019 के एंड पर मिटाया। बोली मेरा कोई आगे? 2019 के एंड पर मिटाया ही नहीं। मिटाया नहीं था, मिटाया ही नहीं था। क्यों नहीं मिटाया था, कोई बता सकता है? क्योंकि तब हमने अंदाजा लगाया था। एक्सीडेंट, हमने अंदाजा लगाया था। जब अंदाजा लगाया था तो हमें कैसे पता है कि मिस्टर हो सकता है मिस्टर सी के बजाय मिस्टर डी बैंकरप्ट हो जाता, हो सकता है मिस्टर सी के बजाय मिस्टर ए बैंकरप्ट हो जाता, कोई भी जिस पे हमें यकीन था वही भाग जाता पैसे लेके, वही मर जाता, वही बैंकरप्ट हो जाता। तो हम तो अंदाजा लगाते हैं कि इसमें से इतने रुपए नहीं मिलेंगे, बट हमें ये कंफर्म नहीं होता कि वाकई में कौन भागेगा, वाकई में कौन मरेगा, ये नहीं पता होता। तो अब जब हमें पता चला तो हमने कहा चलो यार शुक्र है हमने अंदाजा लगाया हुआ था। 2 लाख रुपए ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए थे, किस अकाउंट के अंदर? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड मैं डेट्स। उस अकाउंट को करता हूँ कम और कहता हूँ अब मेरे पास से मिस्टर सी का प्रॉमिस चला गया, मिट गया। तो ये कौन सी एंट्री है? ये एंट्री है एंट्री टू रिकॉर्ड वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल। when an account receivable is confirmed that it would not be collect in future, अकाउंट रिसीवेबल के जो पैसे हैं अब नहीं मिलने, बैंकरप्ट हो गया वो शख्स, मर गया, तो अब वो अकाउंट रिसीवेबल हमारे लिए क्या कहलाएगा? वर्थलेस है ना, उसकी वर्थ ही नहीं है। तो ऐसे वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल को बुक में लिखा हुआ देखकर बार बार आंसू बहाऊं? बेहतर है उसका नाम ही अपनी जिंदगी से मिटा दूं। तो मैंने उसके नाम को अपनी किताबों से खत्म कर दिया। ओके ओके। तो बस अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आपको समझ आ गई। अगली बात जो है ना वो है किस चीज से मुतालिक, जरा देखिएगा। अगली बात पे समझने लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा मेरा। अगली बात है एंट्री टू रिकॉर्ड रिकवरी। एंट्री टू रिकॉर्ड रिकवरी। रिकवरी समझते हो? रिकवरी का रिकवर करना नहीं, रिकवर करना क्या? रिकवर करना किस तरह से, जरा इसको एग्जांपल दो मुझे। रिकवर करना क्या? रिकवर जैसे रिकवर तो हम ऐसे भी कहते हैं यार वो बड़ा बीमार हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसने रिकवर कर लिया, तो क्या मतलब है? किस सेंस में रिकवर करना? सर वो बंदा पैसे लेके आ गया। अच्छा एक मिनट, लाइबा ने बोला कि किसी से अपने पैसे लेना, तो फिर लाइबा पैसे लेना इस एंट्री में कलेक्शन और रिकवरी में फिर क्या फर्क हुआ? अगर पैसे लेना सर जो नुकसान हुआ उसको रिकवर करना। हाँ अब सर जैसे अब करीब जवाब आया। हाँ मंसूर भाई बहुत बोलना चाह रहे हैं, बेचैन। दोबारा कब्जा करना। हाँ करीब तूने नेट पे ढूंढा, मुझे अंदाजा पक्का तला। सर ये गूगल कर रहे हैं। हाँ तू गूगल कर रहा है, मुझे पता है बेटे, सब पता है मुझे। सर हमें छोड़। सर हमें जिस चीज की उम्मीद हो कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे और वो पैसे आ जाए उसको मतलब वापस मिल जाना। बस अब मैं आसान उर्दू में, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी खोई हुई चीज का मिल जाना, खोई हुई सेहत का वापस आ जाना, जो आप सेहत अपनी लूज कर गए थे बीमारी में, उस सेहत का वापस मिल जाना और आप वैसे ही हशाश बशाश नजर आने लगे जैसे कि आप दिखते थे। आप वैसे ही 16 इंच के बाजू के साथ चौड़े नजर आने लगे जैसे आप पहले दिखते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई रिकवरी होती है उस चीज की जो हमारे पास से पहले खो गई थी, चली गई थी, अब वो रिकवर हो रही है, हमें वापस मिल रही है। तो याद करो हमने किस चीज को अपने पास से मिटा दिया था, कुछ याद है? किसे मिटाया? अकाउंट से किसके अकाउंट से को मिटाया था? मिस्टर सी था वो
जिसके नाम को हमने मिटा दिया था। 2023 में वो हमारे सामने चलता हुआ आ रहा है। हम ऑफिस में बैठे हैं और सामने से मिस्टर सी आ रहा है। आप सुन रहे मेरी बात? हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, हम अपने ऑफिस में बैठे हैं और हमें सामने से कौन आता हुआ नजर आ रहा है? मिस्टर सी। कौन सा ईयर है ये? सस्पेंस बढ़ रहा है। 2023। 2000 चल बे 20 कहाँ है बे? अभी तो समझाया मैंने, 2023 में बैठे हैं। 23 हुजैफा आपने रेज हैंड किया, आपने कुछ क्वेश्चन करना है? अच्छा चलो फिर अगर क्वेश्चन करना है तो लिख दो, वरना बताओ क्या प्रॉब्लम है, जो भी है। अच्छा देखो मैं फिर कह रहा हूँ, 2019 में लगाया था अंदाजा कि नुकसान होगा और 2020 में नुकसान हो भी गया था और हमें 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। हमने 2 लाख का अकाउंट रिसीवेबल अपने पास से मिटा दिया था। 2023 में हम अपने ऑफिस में बैठे हैं और सामने से कौन चलता हुआ आ रहा है? मिस्टर सी। तो अब जरा बताओ सोच समझ के, हमें मिस्टर सी नजर आएगा या कोई और? पैसे 2 लाख। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, खुश रहो, दिल खुश कर दिया। हमें 2 लाख रुपए आते हुए नजर आ रहे हैं, हमें सी थोड़ी नजर आ रहा है। हम दिल में अरे आ गया उस्ताद, नहीं छोड़ूंगा, ले लूंगा इससे 2 लाख रुपए पूरे, है ना। इसका मतलब है कि रिकवरी होने का चांस बन गया। मिस्टर सी नहीं आ रहा, 2 लाख रुपए आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब मिस्टर सी आया, बैठा, हमने अपनी आंखें मली, मुंह पे पानी मारा, बोला मिस्टर सी तुम जिंदा हो, तुम तो बैंकरप्ट हो गए थे, मर गए थे, पता चला था जहाज क्रैश हो गया। उसने बोला हाँ जहाज क्रैश हो गया था, मैं बच गया था और बस अब मैं वापस आ गया हूँ और जो है ना मैंने अपना बिजनेस जो है वो रीस्टार्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि वो जो आपके पैसे थे 2 लाख थे, यार मैं 2 लाख तो नहीं दे सकता, हाँ ये है कि मैं 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, मैं 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। तो हम बोलेंगे जाओ हम तुमसे नाराज हैं, क्या बोले, जाओ हम तुमसे नाराज ले लेंगे। बोलेंगे हम तो तेरे पूरे 2 लाख रुपए अपने पास से मिटा चुके हैं। अच्छा हुजैफा भाई कह रहे हैं सर पता नहीं क्या हो रहा है, आपको माइक से वॉइस भी नहीं जा रही और खुद ब खुद क्लिक हो रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारे मोबाइल में कोई बग वग आ गया हो, बग्स बनी आ गया हो, तुम अपने इसको रिफ्रेश कर लेना, अपनी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में अपडेट कर लो। जूम को, जूम का अपडेट आ चुका है, आप लोगों को पता ही नहीं होता। फेसबुक तो रोजाना अपडेट करते हैं आप लोग और व्हाट्सएप अपडेट करते रहते हैं, इसको भी कभी अपडेट किया करें जूम को। अच्छा तो काम की बात ये है, अच्छा हाँ ये बात भी सही है। अच्छा तो काम की बात ये है कि भाई अब जब वो आके कहता है कि भाई मैं 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, और अगर 1.5 लाख ना बोले 50,000 बोले तो क्या हम बोले चल बे चल भाग जा? अरे यार अगर वो 5,000 भी देने को तैयार है तो हम तो कहेंगे वेलकम वेलकम, चाय मंगाऊं आपके लिए? नहीं समझ आ रही सर आ गई। आपको क्या लगा मैं आपके लिए चाय मंगवा रहा हूँ? किसके लिए मंगवा रहा हूँ मैं? 5 लाख के लिए। 5 लाख के लिए? अबे मिस्टर सी के लिए मंगवा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मिस्टर सी आप 5,000 रुपए भी देंगे कोई बात नहीं, 1 कप 30 रुपए की चाय पिलाने में कोई मसला नहीं है। तो मिस्टर सी ने बोला भाई मैं 5,000 रुपए दे सकता हूँ, मैं 50,000 रुपए दे सकता हूँ, मैं 1.5 लाख दे सकता हूँ। मिस्टर सी बोलेगा मैं 2.5 लाख देने को तैयार हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस मिस्टर सी आज जितने पैसे भी देगा तो हम कहेंगे यार चलो मुबारक हो, हमारे पास दोबारा पैसे लेने का राइट आ गया। तो अब अच्छा ये राइट कैसे आया सर? अरे भाई क्योंकि हम तो पूरे राइट को अपने पास से खत्म कर चुके थे। अब हमने कहा क्योंकि वो हमें 50,000 रुपए देने के लिए एग्री है तो पहले हम अपने उस राइट को जिंदा करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो उसूलन मिस्टर सी से पैसे लेने का राइट ही नहीं था। हम तो उसे मिटा चुके थे ना। हम अगर आज हम उससे पैसे ले लें और एंट्री बना दें कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो किसी और का वादा क्रेडिट हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास तो उससे पैसे लेने का प्रॉमिस मौजूद ही नहीं है। तो हम पहले उसके वादे को करेंगे जिंदा। क्या बोला? पहले उसके वादे को करेंगे जिंदा। किसके वादे को? मिस्टर सी के वादे। हम कहेंगे सी आया और उसका वादा भी आया और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और कहेंगे यार वादा आ गया तो अब क्रेडिट क्या करूं? क्या उसने मुझे पैसे भी दे दिए? नहीं, अभी तो मुझसे आके कह रहा है मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हूं। तो हमने कहा चलो भाई अकाउंट रिसीवेबल आ गया। अब हम कहेंगे यार जिस वक्त हमने 2020 में ये नुकसान रिकॉर्ड किया था तो हमने किस अकाउंट की मदद से इस नुकसान को बेयर किया था? किस अकाउंट की मदद से?
किस अकाउंट को हमने हाँ एक्सीलेंट, अलाउंस फॉर बैड डेट। उस वक्त हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को कर दिया था कम, कहा था भाई नुकसान हो गया और वो जो पैसे हमने रखे थे वो पैसे अब हमारे इस नुकसान से हो गए रिकवर, एडजस्ट। तो अब अच्छा चलो तुम हुज़ैफा इसको रिफ्रेश करके देखना, मोबाइल को रीस्टार्ट करना, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो, अल्लाह बेहतरी फरमाए। तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना अपने क्वेश्चन, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। तो बस प्यारे बच्चों, हमारे पास हमने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। हमने वापस अलाउंस फॉर बैड डेट्स में 1.5 लाख रुपए रख दिए। हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स से निकाले कितने थे? 2 लाख। और जब वो आज 1.5 लाख रुपए देने को तैयार है तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, 1.5 लाख रुपए का नुकसान नहीं हुआ और 1.5 लाख रुपए लेने का हमारे पास वापस प्रॉमिस आ गया और 1.5 लाख रुपए वापस अलाउंस में रख दिए। अब हमने बोला लाओ पैसे दो, तो उसने हमें पैसे दिए और हमारे पास क्या आया? कैश। और हमारे पास से उसका वादा अब चला गया। कितने का? 2 लाख का गया। 1.5 लाख। तो इसका मतलब है रिकवरी जितने से भी होगी ना उतने से ही एंट्री बनानी है। हमें 2 लाख का रोना नहीं रोना। हाँ, हमें 2 लाख का रोना नहीं है ना। हमें कहना है भाई आज वो कितने पैसे दे रहा है, रिकवरी कितने की हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज अगर वो 1.5 लाख की आज वो 2 लाख में से 50,000 रुपए भी देने को तैयार है तो हम कहेंगे ओके जी, अकाउंट रिसीवेबल 50,000 से डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट 50,000 से क्रेडिट और बाकी कैश डेबिट और अकाउंट से क्रेडिट। अच्छा, अब ना कोई बच्चा सोच रहा होगा सर बाकी 1.5 लाख का क्या होगा? अरे हम तो पूरे 2 लाख को ही अपना नुकसान कह चुके थे। तो अब हमने जब 50,000 से ये वाली एंट्री बनाई, कौन सी? ये वाली, तो हमने कहा इसका मतलब है 50,000 हमने वापस कह दिया कि ये नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉमिस आ गया और हमने वापस अलाउंस के अकाउंट में पैसे रख दिए। वो पैसे जो हमने निकाल लिए थे ये सोच करके भाई हमें नुकसान हो गया, हमने कहा वापस अलाउंस में 50,000 रख दो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और फिर हमने कहा कैश डेबिट और अकाउंट से क्रेडिट, यानी आसान लफ्जों में जो 2 लाख रुपए का हमने राइट मिटाया था, क्योंकि उसमें से हमें 50,000 रुपए मिल रहे हैं तो 50,000 से ही हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स को वापस क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने नुकसान इसी अकाउंट से बर्दाश्त किया था। तो अब जब नुकसान 50,000 रुपए नहीं है, 1.5 लाख तो है ना, वो 1.5 लाख ऑटोमेटिकली इससे एडजस्ट हो गया। 2 लाख से ये डेबिट हुआ था, 50,000 से क्रेडिट हुआ, तो ऑटोमेटिकली 1.5 लाख इसके अंदर है। हाँ बिल्कुल है। और 50,000 से डेबिट करके 50,000 फिर हमने ले लिया और 50,000 का रिसीवेबल हमारे पास से चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको 1 से 2 वीडियोस दिखाऊंगा, वीडियो अंग्रेजी में है और आपको आवाज भी आएगी इंशाल्लाह। अगर आवाज ना आ रही है तो मुझे बताइएगा। और जहां वीडियो में आप बोलेंगे ना कि सर यहाँ रोकें और ये अंग्रेजी समझ नहीं आई, तो मैं रोक लूंगा और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो को 2 मरतबा देखें। सही है, उसूलन तो 1 मरतबा ही काफी होता है, लेकिन माजरत के साथ ना मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी है और ना आपकी शायद, और अगर है तो बड़ी अच्छी बात। सही है, वीडियो सेंड नहीं हो सकती, वीडियो सेंड कहीं तुझे जाना है बेटे? मैंने तो ऐसी अचानक निकाल ली, मैंने कोई अपने पास डाउनलोड थोड़ी किया, मैं यहीं चला रहा हूँ, मेरी वीडियो थोड़ी है पर्सनल, तो चलाते हैं यहाँ पे ऐसे। कभी कभार ऐसा डिफरेंट माहौल भी होना चाहिए ना, क्या ख्याल है? चलो आओ। तो अब ये जो एंट्री मैंने डिस्कस कर लिया आज तुमसे, समझ लो अब तुम क्वेश्चन पे जाने के लिए तैयार हो। तो आओ जरा थोड़ा सा, अच्छा हाँ ले आ भाई ले आ। ओके, तो हम चलते हैं। ये रिसीवेबल की पहली वीडियो है हमारे पास और इसमें जनाब अली एक काम करता हूँ, काम ये करूँ कि इसका लिंक उठाऊँ और इसको कर दूँ माइस, इसको खोल दूँ। आपको कहीं क्वेश्चन करना हो तो आप हैंड रेज या फिर जो है वो चैट में फौरन लिखिएगा, तो मैं या बोल दीजिएगा सर यहाँ वीडियो रोक लें ज़रा। लेकिन मैं एक वीडियो 2 टाइम रन करूँगा, पहले बता रहा हूँ, और मुझे ये यकीन है कि दूसरी बार आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। रॉयल फैन का ऐड आ गया फिलहाल तो। Hi, Else here, and in this video we'll be exploring the valuation of accounts receivable at period end using the allowance method. In my last video, I talked about the direct write-off method and how we generally can't use it because it violates both expense and asset elements.
I asked what method can we use so our assets are appropriately valued in 2014 and we record our bad debt expense in 2014, the same year as the related revenue. अच्छा, सही कह रही हैं आप। शुरू में ब्लर आ रही थी, मैं इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ। सर उसको फुल स्क्रीन का नहीं, फुल स्क्रीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी। मेरे पास ये चल रही है 360, 480 पे चला के देखता हूँ। फुल स्क्रीन में भी क्वालिटी अच्छी आएगी। फुल स्क्रीन अब मैंने क्वालिटी बेहतर की है, थोड़ी हो सकता है स्लो चले, बट अब अच्छी चलेगी, उम्मीद है। चेक करें आप लोग। Hi, Else here, and in this video we'll be exploring the valuation of accounts receivable at period end using the allowance method. In my last video, I talked about the direct write-off method and how we generally can't use it because it violates both expense and asset elements. रुक गया यहाँ पे मैं खुद ही जानबूझ के। क्या बोला इसने? ये कौन सा मेथड की बता रही है बात? डायरेक्ट मेथड। हाँ, और डायरेक्ट मेथड में क्या एंट्री बनाते थे? डायरेक्ट मेथड में कहते थे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास से क्या हो जाता था? क्रेडिट हो जाता। क्रेडिट, यानी अकाउंट रिसीवेबल हो रहा है कम। नजर आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल? ये इसने एंट्री डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, ये इसने अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट दिखाया है। सही है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, आपको ये नजर आएगा क्लियर। ये देखें, बैड डेट एक्सपेंस हमारे, यानी जाहिर सी बात है जब खर्चा होगा तो मालिक का हिस्सा क्या हो जाएगा? कम। इक्विटी खर्चा हमारे मालिक किस्से को क्या करता है? कम कर देता है ना, नुकसान होता है ना, तो वो मालिक किस्से को कम करता है। और अकाउंट रिसीवेबल भी क्या हो जाएगा? कम हो क्योंकि जाएगा। उसके कम नेचर हो क्या है? जाएगा। एसेट। तो ये है डायरेक्ट मेथड। वो कह रही है लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आप खुद भी मुझे बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं रोकूं, ठीक है? जहां मैं समझता हूँ मैं रोक लूंगा पर्सनली, बट ऐसा ना हो ना कि वीडियो कोशिश करेंगे दूसरी बार फिर मैं कुछ ना बोलूं, या फिर मैं दूसरी बार बोलूं, कोई एक बात हो सकती है। In this video, I talked about the direct write-off method and how we generally can't use it because it violates both expense and asset elements. I asked what method can we use so our assets are appropriately valued in 2014 and we record our bad debt expense in 2014, the same year as the related revenue. That would allow us to follow the definition of both the element assets, which need to be valued at their future economic benefit, and the element expense, which have to be recorded in the same period as the related revenue. I called it the allowance method. Let's look at how it works. Let's assume we're back at December 31st, 2014. Our accounts receivable are $360,000 on the balance sheet. We know that when we sell on credit, there will always be a problem with collections. Some of our customers will never pay. The more we sell on credit, the greater the risk that there will be a problem with collections. Now, we know that some customers won't pay, but on December 31st, 2014, we can't really say which customers won't pay. After all, if we knew for sure that they weren't going to pay us, we'd get rid of these accounts receivable right away. We don't know specifics. We just know that generally a certain amount of customers are not going to pay. How do companies handle this uncertainty? Well, they guess. When I say guess, I mean an educated guess. One that's based on the facts from the past and expectations about the future. Companies look at their accounts receivable history, at the industry overall, and finally at the economy in order to estimate the amount of accounts receivable that they think won't be collected in the upcoming 12 months. Using this estimate of uncollectible accounts, they are in a better position to value accounts receivable at year end and to match the expenses to the revenue it helped to generate in that year. Let's look at an example on. एक मिनट भाई, रोक दी मैंने वीडियो जानबूझ के। ये वाली बात समझ आई उसने क्या बोला है? जो आखिरी बात की उसने समझ आई सबको? अभी तक वीडियो कुछ समझ आ रही है या बस वो अंग्रेजी बहुत तेज बोल रही है? तेज बोल रही है, बहुत तेज। अच्छा, चलें कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा वीडियो रन करूंगा, परेशान ना हो। यकीन करें आप दूसरी बार सुनेंगे आपको अल्लाह के हुक्म से और अच्छी समझ आएगी, मुझे पता है, क्योंकि ये सब आपने पढ़ लिया है। जो ये बोल रही है ये सब हमने पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा जरा ट्रस्ट रखें। How this is done. ABC Company has accounts receivable of $360,000 at December 31st, 2014, and revenues of $1,450,000. Remember that this is the first year of operations for the company. Although management does not have much experience, they use what's happening in their industry and the economy to estimate that $25,000 of the current accounts receivable of $360,000 will not be collected in the upcoming year. What entry should the company make?
You might say that ABC Company should decrease their accounts receivable by $25,000, but you would be wrong. We don't know which customers will go bad, so we can't put our estimate against actual customer amounts. When we make an estimate, we can't touch the accounts receivable account. Instead, what we need is a contra asset account, a negative amount that will go against accounts receivable so that, when added together, the accounts receivable is equal to their future economic benefit. That account is called the allowance for doubtful accounts. The short form? AFDA or AFDA. It's a contra asset account similar to the accumulated depreciation account that we learned about on our financial statement video and in our adjusting entry videos. The allowance for doubtful accounts belongs in the element assets because it's a negative asset account. It's recorded immediately under accounts receivable on the balance sheet so that accounts receivable is now valued at its estimated future economic benefit. Okay, that's great, but what's the other side of the entry to record the estimated uncollectible amount for 2014? Under the element assets, we would record negative $25,000 to the allowance for doubtful accounts, or AFDA. Under equity, we would record negative $25,000 to the bad debt expense account. If we do this, would the problems we discovered when we were using the direct write-off method disappear? Yes, because it would reduce assets to their estimated future cash value and match expenses to the revenues they helped to generate in 2014. So, on our balance sheet, we would show the following under current assets. Accounts receivable, $360,000. Allowance for doubtful accounts, negative $25,000. We don't have to put a negative in front of the $25,000 because the word less is in front of the words allowance for doubtful accounts, which indicates that $25,000 is negative. Net realizable value, the value that we'll realize in cash over the next 12 months, is therefore $335,000. That is a future economic benefit that we expect to receive from these accounts receivable. All right. Now, on our income statement, what would show? Revenues would be at $1,450,000. Remember, this includes $360,000 of revenue that we sold but have not as yet received in cash. Expenses would include the bad debt expense of $25,000. Notice the bad debt expense of $25,000 is recorded in the same year as the related revenue, so we are matching our expenses to the revenue they help to generate. By using the allowance method, we've solved the two problems we had in 2014 and 2015 under the direct write-off method. Using the allowance method, our accounts receivable are at their future economic benefit, and the expenses are in the same year as the revenues they help to generate. Excellent. Moving into the next year, 2015, how will we record write-offs when they happened? And what if a customer pays their accounts receivable after we've written that customer off? Well, that's the topic of our next video. एक बार दोबारा आप चला रहा हूँ वीडियो, ठीक है? और बल्कि वीडियो चलाने से पहले बता चुके हैं। हाँ, बिल्कुल बता चुका हूँ मैं, बस ये जरा अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा यार ये सब रिपीट हो जाए और इस तरह से हो जाए तो अच्छा लगेगा। अच्छा, एक काम करें, मुझे बताएं अभी तक कोई सवाल आया दिमाग में, कहीं कोई ऐसी बात जो आपको बिल्कुल समझ ना आई हो, तो इस बार अब आप मुझे रोकेंगे, सही है? और अगर आपने नहीं रोका नहीं सर, बल्कि इनकम स्टेटमेंट वगैरह भी आ गया याद, कैसे बनेगा और किस तरह से लेस होता है। ठीक है। अच्छा, मजे की बात है कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे नहीं, लेकिन हमें ट्रीटमेंट पता चल रहा है कि जब हम खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे इस साल 25,000 रुपए, तो हमारी बैलेंस शीट में हमारे अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू भी 25,000 से कम होगी। लेकिन हमने अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्ट कम करना नहीं है, क्योंकि हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मेथड में हम अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को कम करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे? अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट बोल रहा है, और हम उसको अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहते हैं, उसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं। ठीक है जी हाँ, अलाउंस फॉर डाउटफुल को जो कहा है उसने वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, बिल्कुल सही है, सही है। अच्छा, मैं एक बार दोबारा चला रहा हूँ, और अगर आप मुझे रोकेंगे तो ठीक, वरना मैं इस वीडियो के बारे में अब कोई बात नहीं करूंगा, और आप जहां रोकेंगे मैं 10 बार रुक के जवाब दूंगा। सर स्क्रीन बड़ी कर देगा। ओके, स्क्रीन बड़ी कर देते हैं। Here, and in this video we'll be exploring the valuation of accounts receivable at period end using the allowance method. In my last video I talked about the direct write-off method and how we generally can't use it because it violates both expense and asset elements.
I asked what method can we use so our assets are appropriately valued in 2014 and we record our bad debt expense in 2014, the same year as the related revenue. That would allow us to follow the definition of both the element assets, which need to be valued at their future economic benefit, and the element expense, which have to be recorded in the same period as the related revenue. I called it the allowance method. Let's look at how it works. Let's assume we're back at December 31st, 2014. Our accounts receivable are $360,000 on the balance sheet. We know that when we sell on credit, there will always be a problem with collections. Some of our customers will never pay. The more we sell on credit, the greater the risk that there will be a problem with collections. Now, we know that some customers won't pay, but on December 31st, 2014, we can't really say which customers won't pay. After all, if we knew for sure that they weren't going to pay us, we'd get rid of these accounts receivable right away. We don't know specifics. We just know that generally a certain amount of customers are not going to pay. How do companies handle this uncertainty? Well, they guess. When I say guess, I mean an educated guess, one that's based on the facts from the past and expectations about the future. Companies look at their accounts receivable history, at the industry overall, and finally at the economy in order to estimate the amount of accounts receivable that they think won't be collected in the upcoming 12 months. Using this estimate of uncollectible accounts, हमजा एस्टिमेट कितनी तरह होता है? हमजा बताएगा। इस वीडियो में ये नहीं बताया हमजा उन्होंने कि एस्टिमेट कितनी तरह होता है। उन्होंने ये तो बताया एस्टिमेट पास्ट नॉलेज पे होता है, एस्टिमेट जो है वो अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे होता है और फ्यूचर में क्या होगा उसकी बेसिस पे होता है। लेकिन हमजा उसने ये नहीं बताया कि कितनी तरह से होगा। तो हमजा तुम बताओ मुझे। हमजा तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताओ शाबाश, कितनी तरह से होगा एस्टिमेट? सर पता नहीं। पता नहीं? याद नहीं आ रहा अभी सर। यार ये तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब है आप लोग थ्योरी बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ते। इंतहाई गलत बात है। मैं इतनी देर लगा के आया हूँ इस वीडियो इस पे, इतनी देर तक मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया है। यार ये तो बहुत गलत बात है। क्या है ये? हाँ हमजा अभी भी याद नहीं आ रहा? ये सर आज दो तरह हैं सर, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अकाउंट रिसीवेबल को मिटाने के दो तरीके हैं। वो तरीके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जब हम इनडायरेक्ट तरीके को पढ़ते हैं तो इनडायरेक्ट तरीके में क्योंकि हम लगाते हैं अंदाजा, और अंदाजा लगाने के लिए कितनी बुनियादें हैं? हमजा आप भी बोल रहे हैं? दो। हमजा से बोला है, तू क्यों बोल रहा है उबैद? हमजा माइक बंद हो गया तुम्हारा क्या? बैठे हुए ना ये लोग, साथ ही बैठे हैं। तो अबे हमजा के कान पे रख के दे भाई जोर से, शाबाश। आवाज आनी चाहिए। ओके सर। बहुत दूर तक आवाज आनी चाहिए। हाँ अबे एक इनकम रिपीट करिएगा, आवाज नहीं आई सही से। बेटा दोबारा रिपीट कर दे, इसको आवाज नहीं आई। एक बार रिपीट कर दे जो मैंने कहा है। दोबारा लगा इसके कान पे एक और, रिपीट करने को बोल रहा है। अबे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और बैलेंस शीट अप्रोच, दो अप्रोचेस बताई थी इडियट्स। याद भी नहीं रखते तुम लोग, खुदा की कसम। बादाम के पेड़ पे चढ़ के बादाम बैठ के खाते रहो, यही करो जिंदगी में। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एक सवाल पूछ लिया मैंने, ये क्या हुआ? अच्छा मैंने दूसरी विंडो खोल दी ना, इसको मिनिमाइज करता हूँ, रुक जाओ। ये देखो they are in a better position to value accounts receivable at year end and to match the expenses to the revenue it helped to generate in that year. Let's look at an example on how this is done. ABC Company has accounts receivable of $360,000 at December 31st, 2014, and revenues of $1,450,000. Remember that this is the first year of operations for the company. Although management does not have much experience, they use what's happening in their industry and the economy to estimate that $25,000 of the current accounts receivable of $360,000 will not be collected in the upcoming year. What entry should the company make? You might say that ABC Company should decrease their accounts receivable by $25,000, but you would be wrong. We don't know which customers will go bad, so we can't put our estimate against actual customer amounts. When we make an estimate, we can't touch the accounts receivable account.
Instead, what we need is a contra asset account, a negative amount that will go against accounts receivable so that, when added together, the accounts receivable is equal to their future economic benefit. That account is called the allowance for doubtful accounts. The short form? AFDA or AFDA. It's a contra asset account similar to the accumulated depreciation account that we learned about on our financial statement video and in our adjusting entry videos. The allowance for doubtful accounts belongs in the element assets because it's a negative asset account. It's recorded immediately under accounts receivable on the balance sheet so that accounts receivable is now valued at its estimated future economic benefit. Okay, that's great, but what's the other side of the entry to record the estimated uncollectible amount for 2014? Under the element assets, we would record negative $25,000 to the allowance for doubtful accounts, or AFDA. Under equity, we would record negative $25,000 to the bad debt expense account. If we do this, would the problems we discovered when we were using the direct write-off method disappear? Yes, because it would reduce assets to their estimated future cash value and match expenses to the revenues they helped to generate in 2014. So, on our balance sheet, we would show the following under current assets. Accounts receivable, $360,000. Allowance for doubtful accounts, negative $25,000. We don't have to put a negative in front of the $25,000 because the word less is in front of the words allowance for doubtful accounts, which indicates that $25,000 is negative. Net realizable value, the value that we'll realize in cash over the next 12 months, is therefore $335,000. That is a future economic benefit that we expect to receive from these accounts receivable. All right. Now, on our income statement, what would show? Revenues would be at $1,450,000. Remember, this includes $360,000 of revenue that we sold but have not as yet received in cash. Expenses would include the bad debt expense of $25,000. Notice the bad debt expense of $25,000 is recorded in the same year as the related revenue, so we are matching our expenses to the revenue they help to generate. By using the allowance method, we've solved the two problems we had in 2014 and 2015 under the direct write-off method. Using the allowance method, our accounts receivable are at their future economic benefit, and the expenses are in the same year as the revenues they help to generate. Excellent. Moving into the next year, 2015, how will we record write-offs when they happened? And what if a customer pays their accounts receivable after we've written that customer off? Well, that's the topic of our next video. हाँ बच्चों, दूसरी बार देखने के बाद ईमानदारी से बताओ कुछ इफाका हुआ? दूसरी बार अंग्रेजी कुछ समझ में भी आई होगी, है ना? या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ भाई, हमें जिंदा हो, सब सो गए। यस सर। दूसरी बार सुनने से फर्क पड़ता है ना? अच्छा, तो अब हाँ, अब जो है ना, इसके बाद फोर्थ वीडियो जो है, ये थर्ड थी। फोर्थ वीडियो में क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। फोर्थ वीडियो में वो नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद, अब जब नुकसान हकीकत में हो गया, जो मैंने आज समझाया है वही ये फोर्थ वीडियो। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने आज वीडियो से पढ़ाया और फिर अपना काम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। ये वीडियो दिखाने का मकसद है कि एक और अंग्रेज के अंदाज में आपको बात समझाई जाए, और उसका अंदाज वाकई मुझे अच्छा लगा। मैं कह रहा हूँ कि रैंडम मुझे मिल गई है, मैंने कोई सोची समझी प्लानिंग के तहत ये वीडियो नहीं दिखाई, ऐसे ही रैंडम मैं आपके पेज सर्च कर रहा था तो मुझे नजर आ गया। ये वो टाइटल पेज होता है ना जो मैं वीडियोस के ऊपर डालता हूँ, अकाउंट रिसीवेबल का टाइटल पेज ढूंढ रहा था तो उसमें मुझे ये नजर आया। बहरहाल अगली वीडियो है, आइए जरा उसको देख लें। फोर्थ वीडियो है, वो 11 मिनट की है, वो पूरी नहीं चल सकेगी। मैं उसका लिंक ऐसा करता हूँ, शेयर करता हूँ आप लोगों से चैट बॉक्स पे, आप उसे यहाँ से कॉपी कर लें, सही है, या उसे यूट्यूब में खोल लें तो फिर आप उसे देखिएगा खुद, सही है। फोर्थ वीडियो मैं उसका लिंक आपसे शेयर करता हूँ। हाँ, उसका लिंक हमारे ग्रुप्स में डाल देना आप सब। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अभी डाल दो। इधर ही देते हैं। अच्छा भाई, सबर, हौसला रखो, इधर ही दे दें, उधर ही दे दें। अबे हमने क्या करना शुरू कर दिया। चलिए, पहले मैं देख तो नहीं, 40 है। Hi, Else here, and in this video रीइनस्टेटमेंट्स का मतलब है कि रिकवरी। सुन लिया? रीइनस्टेटमेंट का मतलब क्या है? रिकवरी। यानी पहले हमने मिटाया, हाँ, राइट ऑफ, यानी पहले हमने मिटाया और बाद में क्या हो रहा है? पैसे वापस आ रहे हैं। और क्या ये जरूरी है कि जितने रुपए मिटाए थे उतने ही आए? नो सर।
ज्यादा आ सकते हैं ना? कम आ सकते नो हैं। सर। हाँ, सर, कम उससे आ ज्यादा तो आ ही नहीं नहीं सकते। सकते। या तो पूरे पैसे मिल जाएंगे या उससे या तो उससे कम। हाँ, तो यहाँ इस वीडियो में उसने यही बताया है और अमाउंट की मदद से बताया है। देखो मेरे और इसके लेक्चर में बुनियादी फर्क क्या है? मेरे और उसके लेक्चर में फर्क ये कि मैं विदाउट अमाउंट खेल रहा था। सही है, मैंने अमाउंट नहीं बोली थी कोई भी, अपने पास से बोली थी, वो यहाँ लिखी भी नहीं थी कि 2 लाख रुपए हमने नुकसान अमाउंट के सोचा, साथ खेलेगा। फिर 2 लाख रुपए नुकसान हो गया, फिर पता चला वो 50,000 रुपए देने को तैयार है। याद आया ये रिकवरी वाली एंट्री जो पढ़ी थी हमने? रिकवरी की कितनी एंट्री बनती है? 2, है ना? तो अब बस 11 मिनट की वीडियो मैं यहाँ नहीं चला रहा, तो आप घर पे देखो अपने, और वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ भी दे रहा हूँ और ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। आप बोलो तो दूसरों की वीडियो मशहूर कर रहा हूँ, देखो मैं अंग्रेजों की वीडियो। अच्छा, ये है वीडियो नंबर 4 और ये 11 मिनट की वीडियो है। बट इसको 2 बार भी देख के अगर समझ नहीं आया तो तीसरी बार देखना, चौथी बार देखना, बहुत फायदा होगा तुम लोगों को। वीडियो से बहुत अच्छी लर्निंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये यहाँ पे भी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लिंक भेज दिया सब लोग। अबे नाइस को चला गया ये तो, सिर्फ एवरीवन, और ये पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये मैं वहां पे भी भेज रहा हूँ आपके ग्रुप पे। सही मेरे बच्चों, इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल बंद। और आप लोगों को मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह। आखिरी 1 मिनट रह गया है, कोई सवाल वगैरह है दिमाग में तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन वगैरह सर यही था कि अलाउंस फॉर डाउटफुल लिखा हो तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स ही है ना? सेम है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल, एक ही चीज है। डाउटफुल का मतलब यही ना जिसमें हमें शक हो। यस सर। यस सर। ओके लाइबा जावेद, आप लोग भी खुद वीडियो ऐसे ढूंढा करें, और अगर आपको कोई वीडियो नजर आए तो आप मुझे उसका लिंक भेज दिया करें। मैं वीडियो देखने के बाद डिसाइड करूंगा कि आया वो आपको दिखानी चाहिए या नहीं। क्योंकि देखे ना, अगर मैं आपको ऐसी फजूल वीडियो दिखाऊं और आपका टाइम वेस्ट करूं तो आप लोग बोलेंगे यार सर फजूल में इस तरह की वीडियो दिखाते हैं। आज की वीडियो मुझे इसलिए अच्छी लगी कि जो बात मैंने आपको समझाई है एज इट इज वही बात एक अंग्रेज अपनी जुबान में कर रहा है। तो जब आप मेरी बातें सुन चुके थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो सुन के बड़ा आराम से समझ आया। और दूसरी बार मैं ये बड़े यकीन से कह रहा हूँ, पहली बार तो शायद आपको लोगों को मुश्किल हुई, आपने बोला होगा तो यार ये क्या चल रहा है, पहली बार तो समझ ही नहीं आ रहा, फलाना ढिमकाना। लेकिन दूसरी बार जब आपने वीडियो देखी है तो मेरा अंदाजा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया है। अच्छा बहरहाल मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑफ नहीं की, मैं रिकॉर्डिंग